हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। ये हम बिलियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले रॉल्स लॉ। इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा था हेनरी का नियम। जैसे रॉल्स लॉ हो या हेनरी नियम हो या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये तीन होते हैं, ये हमारे द्रव्य बिलियनों पर लागू होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हम द्रव्य बिलियन क्या होता है, द्रव्य बिलियन, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे द्रव्य विलयन। तो द्रव्य विलयन हमारे तीन तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। द्रव्य विलयन की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि विलायक है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, जो विलायक है वो द्रव होएगा आपका। तो विलायक है वो हमेशा कैसा होगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। द्रव द्रव द्रव। अब उसमें जो हमारा विलयन बनता है वो किस तरीके से बनता है, विलायक और विलेय को घोलने पे बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो विलयन में गैस घोल रहे हो आप, क्या बोलते हैं, गैस घोल रहा है। ठीक है, तो कैसा ये विलेय कैसा है, विलेय की जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है, या फिर विलेय की अवस्था द्रवीय अवस्था है, या फिर जो विलेय की अवस्था है वो कैसी है, ठोस अवस्था है। विलेय में कोई ठोस पदार्थ घोला हुआ है, तो ये सभी पदार्थ जो सभी विलयन बनेंगे वो द्रव्य विलयन कहलाएंगे। बट यहाँ पे जो लॉ वर्क करता है, जैसे अगर किसी द्रव में आपने गैस को घोला है तो वहाँ पे आपका हेनरी लॉ यूज होता है, हेनरी लॉ लगेगा। अगर यहाँ पे द्रव में द्रव को घोला हुआ है तो वहाँ पे आएगा रॉल्स लॉ। कौन सा, राउल्ट का नियम, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हेनरी लॉ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर वीडियो में। और फिर अगर हम किसी द्रव में ठोस पदार्थ को बोलते हैं तो यहाँ पे आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंघ गुणधर्म, अणुसंघ गुणधर्म। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। हम हेनरी लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले राउल्ट का नियम। तो ये राउल्ट लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक बाष्प दाब, बाष्प दाब। अब देखो कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को कंटेनर में हमने भरा और इसको आप फ्रीली छोड़ोगे तो ये सारा का सारा लिक्विड क्या होगा, वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। वाष्प अवस्था में बदल जाएगा मतलब किसी भी टाइम में, जरूर नहीं, मतलब बहुत काफ़ी समय बाद ये सब द्रव कैसा होगा, लिक्विड अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाएगा। यदि हम इसको कंटेनर को क्या करें, किसी भी तरीके से इसको हम क्लोज कर दें, कंटेनर कैसा कर रखा है, क्लोज, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से क्या होगा, जो द्रव के अणु होंगे वो क्या होंगे, वाष्प अवस्था में बदलेंगे और ये ऊपर की ओर चले जाएंगे, वाष्प अवस्था में बनेंगे और ये ऊपर जाते जाएंगे। ये किसके अणु है, वाष्प के अणु। अब जो ये वाष्प के अणु है कि ऊपर जो एक हमने क्लोज कर रखा है कंटेनर के लिए, ये उससे जाके टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, इससे टकराने के बाद पुनः नीचे आएंगे और द्रव की सतह से टकराने लगेंगे, यानी कि फिर नीचे आएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, द्रव से कुछ अणु, गैस के अणु क्या होंगे, वाष्प में बदलते जाएंगे और ऊपर टकराते जाएंगे। और उस फिर क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जो द्रव के अणु किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं, इसको क्रिया क्या कहते हैं, वाष्पन कह रहे हैं। अब यहाँ से टकराने के पश्चात जो अणु है वो क्या आ रहे हैं, पुनः गैस में, द्रव में बदल जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, संघनन। तो कुछ समय पश्चात एक ऐसी कंडीशन आ रही है, जितने जो द्रव के कण होते हैं, जितने वाष्प में बदल रहे हैं वही वाष्प के कण क्या बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, साम्य अवस्था कहलाएगी। साम्य अवस्था का मतलब है जितने कण द्रव के अणु वाष्प में बदले उतने ही वाष्प के अणु द्रव में बदल गए, तो ये क्या होती है, साम्य अवस्था होती है। तब इस साम्य अवस्था में जो द्रव के अणु, सॉरी गैस के अणु, जो द्रव अवस्था में वाष्प के अणु हैं, जो द्रव की विलयन की सतह पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ दबाव लगा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प अवस्था। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में है। ठीक है, साम्य अवस्था समझ में आ रही है। जितने हमारे जो द्रव के अणु गैस में बदल रहे हैं उतने ही गैस के अणु किस में बदल रहे हैं, वाष्प में बदल रहे हैं, उतने ही वाष्प के अणु किस में बदल रहे हैं, द्रव में बदल रहे हैं। साम्य अवस्था में द्रव के वाष्प अणुओं द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि जो द्रव की सतह है, ये वाली इस वाली लेयर पे, ठीक है, जो दाब लगता है, ठीक है, जो द्रव वाष्प के अणु दाब लगाते हैं उसी हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है,
और ये कंडीशन कब होती है? साम्यावस्था में होती है। अब जो हमारे वाष्प दाब है इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले कारक क्या होता है? मतलब जो द्रव क्या होता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले जो हमारे वाष्प दाब किस पे? द्रव की प्रकृति पर। तो इसको हम समझते हैं, जैसे हमने अगर हम दो या तीन प्रकार के हमने लिक्विड ले रखे हैं, क्या लिक्विड ले रखे हैं, सही। अगर इसमें एक हमने द्रव बन रखा है ए, जिसका नाम हमने दे दिया ए द्रव है, इसमें हमने कोई अलग बन रखा है बी द्रव है, और इसमें अलग द्रव बन रखा है सी द्रव है, ठीक है। अब इसमें जो द्रव के अणु है, सपोज करो इसमें जो द्रव के अणु है बहुत ही अच्छे से बॉन्ड है, इनके पास जो आकर्षण बल है ये मैक्सिमम है, क्या है? मैक्सिमम आकर्षण बल है अणुओं के पास। इसमें जो द्रव के अणुओं के पास जो फोर्स है, अणुओं के पास जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो मिनिमम है, ऐसा है, बहुत ही कम है, ठीक है। इस कंडीशन में जो द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो मीडियम है, क्या है? मीडियम। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे यहाँ पे देखो द्रव के अणुओं के मध्य जो फोर्स का मान है वो मैक्सिमम फोर्स है एफ मैक्स, और एफ मिनिमम अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, और यहाँ पे एफ मीडियम। तो यहाँ से देखो जो गैस के अणु हैं, जो वाष्प में बदलेंगे अणु, उनकी संख्या क्या होगी? बहुत ही कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अणु हैं वो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे फोर्स के साथ बंधे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे आपस में फोर्स कब लगेगी? तो अणु ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? एस्केप करना चाहेंगे, यहाँ से निकलना चाहेंगे, और इसमें मीडियम है तो इससे तो कम आएगा, यहाँ पे वाष्प इससे ज़्यादा आएगा वाष्प दाब, और इससे कम आएगा। तो वाष्प दाब क्या होता है? द्रव के अणुओं के, ठीक है। यहाँ पे हम वाष्प दाब को ऐसे लिख सकते हैं, वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल, यानी कि जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा वाष्प दाब का मान उतना कम होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, जितना कम होगा वाष्प दाब का मान उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से मतलब एस्केप कर जाएंगे अपनी सतह को छोड़ के। दूसरा होता है टेम्परेचर पर, ताप का प्रभाव। अच्छा, जब भी किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं? आकर्षण बल क्या होता है? जिनके मध्य जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है ताप बढ़ाने पे। अब जब फोर्स का मान कम होगा तो क्या होगा? वहाँ से जो वाष्प में बदलने के अणुओं की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ताप का प्रभाव पड़ता है तो वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर के, तापमान के। जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है वाष्प दाब में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि वाष्प दाब हमारा क्या होता है। तो साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब होता है जितने अणु क्या हो रहे हैं? वाष्प बदल रहे हैं, उतने ही वाष्प के अणु क्या हो रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। यानी कि साम्यावस्था में द्रव के वाष्प अणुओं द्वारा, ठीक है, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब इसके वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। एक होता है प्रकृति पर, किसकी? विलायक की प्रकृति पर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर। यहाँ पे थोड़ा गलत किया है, द्रव की प्रकृति पे, ठीक है। द्रव की प्रकृति पे पता है कि अंतराणविक आकर्षण बल के कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वाष्प दाब तापमान पे कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तापमान बढ़ने पे वाष्प दाब बढ़ जाता है, और अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ने पे वाष्प दाब कम हो जाता है। तो अभी इसको हम रफ करेंगे और इसके बाद हम समझेंगे रॉल्स लॉ क्या होता है। अब हम बात करते हैं रॉल्ट के नियम की। तो रॉल्ट का नियम कब काम करता है? जब हमारा देखो विलयन होता है। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब जब विलेय कैसा है हमारा? एक द्रव अवस्था में है। कैसा? द्रव अवस्था में। और विलायक भी कैसा हमारे? एक द्रव अवस्था में। दोनों कैसे हैं? द्रव अवस्थाओं में है। ये हमारा क्या बनना है? विलयन। ये हमारा द्रवीय विलयन है, ठीक है। अब देखो क्या समझ में आता है, ठीक है। जैसे हमने एक यहाँ पे विलेय पदार्थ विलायक है, इसमें कोई विलायक भरा हुआ है हमारा, विलायक ए, इसका भी कुछ वाष्प दाब होगा, ठीक है। अब हमने एक विलेय पदार्थ ले रखा है, अब इसका भी क्या होगा? एक वाष्प दाब भी इसका भी होगा, ठीक है। विलेय
बी, ठीक है, अवयव बी है। अब क्या किया हमने, इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, एक बिलियन बन जाएगा। तो यहाँ पे जब दोनों को मिलाया जाएगा तो ये क्या बन गया, बिलियन बन जाता है। क्या है, बिलियन। और ये हमारा बिलियन कैसा होगा, द्रव्य बिलियन। तो इसका जो बाष्प दाब होगा, इसका जो बाष्प दाब था पी ए था, बाष्प दाब क्या था इसका, पी ए। इसका बाष्प दाब कितना था, पी बी। और तो इसका जो बाष्प दाब होगा, विलयन का बाष्प दाब होगा पी ए प्लस पी बी, यानी कि दोनों अवयवों के बाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी द्रव अवस्था में विलयन का बाष्प दाब, किसी द्रव अवस्था में या जब किसी बाष्पशील द्रव विलायक में बाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो दोनों अवयवों का बाष्प दाब विलयन के बाष्प दाब के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, राउल्ट्स लॉ कहलाता है। तो देखो, जो हमारा जब किसी बाष्पशील द्रव विलायक में बाष्पशील द्रव विलेय मिलाया जाता है तब विलयन का बाष्प दाब दोनों अवयवों के बाष्प दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पे आता है आपका P बराबर पी ए प्लस पी बी। अब हम यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ लगाएंगे। तो रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, किसी द्रव विलयन में मोल प्रवाह के रूप में आता है, किसी द्रव विलयन में किसी अवयव, मान लो इसमें क्या दो अवयव मिले हुए हैं, ठीक है, ए और बी। सपोज करो ये ए के अणु है और ये बी के अणु है। तो ए का जो बाष्प दाब होगा, ठीक है, वो ए के बाष्प दाब कितना होगा, ए के जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो पी ए का बाष्प दाब होगा समानुपाती होगा मोल प्रभाज या ए के, ए अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो किसी द्रव विलयन में किसी एक अवयव का, किसी अवयव का बाष्प दाब, किसी अवयव का बाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे हमें इसमें क्या है, ए और बी है, तो पी ए का जो बाष्प दाब होगा समानुपाती किसके होगा, एक्स ए का होगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो पी ए बराबर पी ए नॉट, शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब आ जाता है और एक्स ए आ जाता है। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो पी बी बराबर समानुपाती होगा एक्स बी के, और पी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएंगे तो क्या आएगा, शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब आ जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। ये हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, अब इसको हम इधर रफ करेंगे, इधर जाके, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पी बराबर कितना दे रखा है, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए पी बी का मान लगाएंगे तो पी ए का मान कितना है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब हमें पता था ये सभी जो मोल प्रभाज की एक वो होता है कंडीशन, एक्स ए प्लस एक्स बी, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स बी के रूप में हम निकालेंगे तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे, तो पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, अंदर गुणा करेंगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब इन दोनों को पास में लिखेंगे, ठीक है, तो पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। यहाँ से क्या करेंगे, पी एक्स ए कॉमन ले लेंगे, एक्स ए, तो यहाँ पे बचेगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, तो पी बराबर आ जाएगा ये। ठीक, तो पी बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले लिखो, पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अगर हम यहाँ पे ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो पी ए नॉट आ जाएगा प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बन जाता है।
और ये हमारा क्या है, रॉल्स लॉ के यूज करके हमने क्या है, इसको यहाँ तक लेके आए हैं। ठीक है, वैसे तो हम सवालों को करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहो। वो उसका बड़ा हुआ रूप है, उसको एक्सटेंड किया है तो मतलब यहाँ पे रॉल्स लॉ समझ में आता है हमें। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, किसी अवयव में अगर किसी बिलियन में 2 अवयव उपस्थित है तो दोनों अवयवों का जो वासुदाब होगा, यानी बिलियन का जो वासुदाब होगा, दोनों अवयवों के वासुदाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, फिर हमारा रॉल्स लॉ क्या होगा, तो किसी द्रव बिलियन में किसी एक अवयव का वासुदाब उस बिलियन में उपस्थित अवयव के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो ये हमारा मोल प्रवाह होता है। मोल प्रवाह हमारा क्या होता है, जैसे हम मोल प्रवाह निकालना चाहें एक्स ए, तो क्या होगा, एन ए के मोल बटे एन ए के मोल और बी के मोल। अगर हम बी की बात करें एक्स बी बराबर, तो एन के मोल एन बी के मोल यानी कि जो टोटल मोल आ जाते हैं। ठीक है, और ए के मोल। तो ये अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आता है, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्योंकि ये जुड़ेंगे तो मतलब हर समान, तो ये एन ए प्लस एन बी बराबर 1 कट के आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यही हमने यहाँ पे रखा हुआ था, यानी कि किसी अवयव में किसी बिलियन में कितने भी अवयव उपस्थित हो तो उनके सभी जो अवयवों का मोल प्रवाह का योग होगा। अब हम रॉल्स लॉ से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। 2 द्रव ए तथा बी का वासुदाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm दे रखे हैं। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल उपस्थित हो, तब बिलियन का कुल वासुदाब ज्ञात करना है। तो इसमें देखो सवाल क्या बोल रहा है, तो ए का वासुदाब कितना है, पी ए नॉट इक्वल टू आपको दे रखे हैं 80 mm, पी बी नॉट बराबर 60 mm। अब ए के मोल दे रखे हैं एन ए बराबर 3 मोल, एन बी बराबर 2 मोल। तो सबसे पहले मोल प्रवाह निकालेंगे, तो एक्स ए का मान हमारा होता है एन ए बटे टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए बराबर कितना है, एन के कितने मोल है, 3 बटे 3 प्लस 2। एक्स के मोल आते हैं यहाँ पे 3 बटे 5। जब हम मोल बी के मोल निकालेंगे तो एक्स बी बराबर एन बी बटे एन बी प्लस एन ए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 यानी कि 2 बटे 5 एक्स बी। सही है। अब यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल देखो क्या बोल रहा है, अब हमें टोटल वासुदाब निकालना है। तो P बराबर होता है आपका पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब पी ए नॉट का मान कितना है, 80 दे रखा है, 80। एक्स ए का मान कितना है, 3 बटे 5 प्लस पी बी का मान है हमारा 60 और एक्स बी का मान कितना है, 2 बटे 5। यहाँ पे हो जाता है 240 बटे 5, 120 बटे 5। हर समान है तो ये जुड़ जाएगा ऊपर का 0, 6, 360 बटे 5। अब इसको काट सकते हैं तो 5 7 35 बचा 2, 0 5 7 मतलब यार तो बचा 1 बचेगा ना, 1 बचा, 0 5 दूनी 10, तो 72 mm आ जाएगा बिलियन का कुल वासुदाब। ये हमारा रॉल्स लॉ से संबंधित पहला सवाल था और काफ़ी आसान सवाल होते हैं जो रॉल्स लॉ से संबंधित हैं, बट ये कभी कभी क्वेश्चन ना यूपी बोर्ड पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है, एथेनॉल तथा मेथेनॉल का वासुदाब के अनुसार 44.5 mmHg तथा 88.7 mmHg है। तो 60 ग्राम मेथेनॉल तथा 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर बिलियन बनाया जाता है, तब बिलियन का कुल वासुदाब। तो इसमें हम देखेंगे एथेनॉल हमारा क्या होता है, CH3 CH2OH को जब वाष्पदाब है, इसका जो वाष्पदाब है इसको हमने मान ला PA0 बराबर दे रखा है 44.5 mmHg। ठीक है, फिर हमारा मेथेनॉल दे रखा है, तो मेथेनॉल क्या होता है, CH3OH का वाष्पदाब PB0 मान लिया इसको हमने, ये 88.7 mmHg। अब इसके हमें मोलों की संख्या निकालनी होगी, तो ठीक है, तो मोलों की CH3 CH2OH का अणुभार क्या करना है, पहले इसको अणुभार निकालना है। तो जिसका अणुभार होता है 12 + 3 + 12 + 16 + 1, ये हो रहा 12 3 15 15 और 2 27 27 और 1 28 28 और 4 44। सही हो रहा है, 12 3 फिर 12 फिर सॉरी यहाँ पे छूट रहा है, कार्बन का हो गया 3 हो गया 12 CH2 2 और लगेगा इसमें, यानी कि यार हमारा 46 अणुभार।
मेथनॉल का अणुभार आएगा CH3OH, तो 12 + 3 + 16 + 1, तो इसका बन रहा है 15, 15 और 1 16 और 16 16 32, 32। तो हम अगर निकालना चाहें अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, तो कितनी आएगी, Na बराबर A4 क्या है हमारा, एथेनॉल, तो एथेनॉल का भार बटे अणुभार, तो भार कितना दे रखा है 60 ग्राम एथेनॉल, तो 60 बटे अणुभार कितना 46 है, और NB मेथेनॉल का अणुभार आएगा, मोलों की संख्या आएगी कितना दे रखे हैं यहाँ पे 40 बटे 32, ये निकल गया। तो हम निकालेंगे सबसे पहले XA यानी कि एथेनॉल की मोल प्रवाहियों की संख्या, तो Na यानी कि 60 बटे 40 बटे 60 बटे 40 प्लस 40 बटे 32। तो यहाँ पे देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ पे गुणा, इसकी यहाँ पे गुणा, 40 बटे 60 बटे 40, 60 गुणा 32 प्लस 46 गुणा 40 बटे 46 गुणा 32, 40 से 46 खत्म हो जाएगा, 32 ऊपर गुणा में हो जाएगा, तो 60 गुणा 32, यहाँ पे 0 आएगा, 6 दूनी 12, 6 × 18 1920 प्लस 0 4 × 24 4 × 16 और 2 18 1840, सही है। यहाँ पे इनको जोड़ो, 60 गुणा 32 बटे, अब ये हो जाएगा जुड़ के 0 6 17 3, 0 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना XA का मान आ रहा है हमारा 6 गुणा 32 बटे 376, करिए गुणा, कितना 192 बटे 376, भाग करने पर आवे वो 10, ठीक है। अब XB का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 0.510, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 0.49, ये आ गया हमारे XA तथा XB के मान। अब जो कुल वाष्प दाब होता है बहुत ही आसान हो जाता है सवाल, ठीक है, तो P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB, PA का मान कितना है हमारा 44.5 गुणा XA का मान कितना है 0.51 प्लस PB का मान कितना हमारा 88.7, PB का मान है 0.49, इसकी गुणा करिए, 44.5 गुणा 5.51 इक्वल टू आएगा आपका 44.5 गुणा 0.51, इसका लमसम कितना, अब देखो यहाँ पे इतना आया 80.7 गुणा 0.49 कितना आ रहा है 42.97, और यहाँ पे 22, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 16 16 2 2 4 और 1 5 2 4 6 पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, ठीक है, तो 65 पॉइंट यानी लमसम इसका 66 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कुल वाष्प दाब हो जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे, तो ये हमारा राउल्ट लॉ था, राउल्ट लॉ हमने समझा, उससे पहले वाष्प दाब को समझा था, फिर उसके बाद हमने 2-3 सवाल अच्छे सवाल किए थे, तो यहाँ पर जो राउल्ट लॉ है वो खत्म होता है।